बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले जो कोहाट में जलसा हुआ उस पर बात करते हैं। लेकिन एक बड़ा इंसिडेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और आज के दिन में इंसिडेंट हुआ, यानी ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का टाइम का बहुत फ़र्क है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ सिडनी के एक साहिल पे, जहाँ पे यहूदी बरादरी इकट्ठी थी और इनका कोई त्यौहार है, उसमें एक जश्न चल रहा था और ये साहिल समुंदर पे जश्न मना रहे थे। इतने में दो मुसल्लह गनमैन वहाँ पे आए, बाकायदा उसकी वीडियो मौजूद है, और उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में जो अब तक हमारे पास इत्तला है उसमें 29 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, और जिनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जबकि 12 हलाकतें हुई हैं, जिनमें एक हलाक होने वाला वो शख्स है जो फायरिंग कर रहा था। पुलिस बहुत तेज़ी से मौका पर पहुंची जब फायरिंग कर रहे थे ये लोग, तो उस वक्त पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे थे फायरिंग के बैकग्राउंड में, और वहाँ पे पुलिस ने पहुंच के इनकाउंटर शुरू किया इनके साथ। अच्छा, इसमें एक मकामी शख्स है, ये मुसलमान है, अहमद इसका नाम है। दोनों हमलावरों के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों भी मुस्लिम है। इनकी शनाख्त के बारे में पुलिस ने कुछ नहीं बताया, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए से एक शख्स का नाम पता चला, नवीद अकरम। ये क्लेम किया जा रहा है इसका नाम नवीद अकरम है, और इंडियन मीडिया या उनका सोशल मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि ये आदमी पाकिस्तानी ओरिजिन का है। लेकिन देखें, पुलिस ने अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया। पुलिस ये कह रही है आप हमें हमारा काम करने दें, तो जब वहाँ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आएगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये अफगानी है और ये अफगानिस्तान के ओरिजिन से था बंदा, तो अभी हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। हाँ, जो दूसरा आदमी है उसके नाम के बारे में अभी तक नहीं पता, और वो जो दूसरा आदमी है वो एक दरख्त के पीछे से फायरिंग कर रहा था। उस वक्त अहमद नामी एक मुसलमान शख्स ने, जिसकी उम्र 43 साल है, इसके 2 बच्चे भी हैं, ये शख्स वहाँ पे मौजूद था करीबी। इसने गाड़ी की ओट ली या वहाँ बैठा रहा, फिर इसने मौका देखकर उसके ऊपर झपट पड़ा और उससे बंदूक छीन ली और उसको न्यूट्रलाइज किया। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा हीरो है ऐसा शख्स जो इंसानों की जान बचा रहा था। दूसरी तरफ कत्लेआम कर रहे थे 2 लोग, और एक तरफ मुसलमान जो है वो निकला। देखें, ये रिलीजन का मामला नहीं होता, दहशतगर्दी होता है, और दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। करता कोई है और भरता कोई है, और ये हम बड़े सालों से, कई दहाइयों से होता हुआ देख रहे हैं। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, बस वो दहशतगर्द है। तो निहत्ते मासूम लोगों का ऐसे कत्लेआम करना बहुत नामुनासिब है। अब इसके और इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये शख्स एक हीरो की तरह जाता है, इसने जाकर उसके ऊपर अटैक किया, उसको गले से पकड़ा, उससे बंदूक छीनी और उसका मुकाबला किया। और जो दूसरा हमलावर था उसने इसके ऊपर गोलियां चलाई, तो 2 गोलियां, अहमद जो है उसको 2 गोलियां भी लग गई। वो ज़ख्मी, अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। एक हमलावर मारा गया और 11 दीगर लोग जो हैं वो इस वाक़े के अंदर मारे गए, और जो एक हमलावर था वो बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ है। उसके गिरफ्तार होने की बाकायदा वीडियो मौजूद है, जिसमें लोग उसके ऊपर तशद्दुद भी कर रहे हैं, जो इकट्ठे होकर वहाँ पे आ गए। बहरहाल उसे अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया और शदीद ज़ख्मी बताया जा रहा है। अब आ रहे हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल पे। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ साफ साफ शेयर कर देता हूँ। एक तो जो जापान में पाकिस्तानी शहरी हैं उनका बहुत शुक्रिया। मैं टोक्यो में था, उसके बाद एक और करीब छोटा सा शहर है, यहाँ टोटल पाकिस्तानी 500 रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता था सारे ही पाकिस्तानी आ गए। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आए। उन्होंने मुझे बुलवाया था, मैं वहाँ गया। उन्होंने इंसानी हुकूक के हवाले से आवाज़ उठाई, बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाई, और सबको निकलना पड़ेगा, सबको ये काम करना पड़ेगा, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इमरान खान पाकिस्तान की कौम की लड़ाई लड़ रहा है। जब वो 26 करोड़ लोगों के लिए मार खा रहा है, तो 26 करोड़ लोग उसे वापस रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? बात यह है कि लोग निकलते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन वो जिस लेवल पे निकलना चाहिए वो काम अभी तक हमने होता हुआ नहीं देखा। और जब लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, उस वक्त गंडापुर साहब ने काम दिखा दिया था, अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल दोबारा मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है। सोहेल आफरीदी ने कोहाट में अब जलसा किया, जलसा अच्छा था, तगड़ा जलसा था, लेकिन जो पिछले साल वाला मोमेंटम है वो मैं आपको साफ बताऊं, वो अभी तक नहीं बना। जो मोमेंटम अली अमीन गंडापुर को बना बनाया मिला था ना, जो ताकत उसे बनी बनाई मिली थी, सोहेल आफरीदी को वो नहीं मिली। सोहेल आफरीदी का आगाज होता है एक ऐसे जलसे से जो अली अमीन अपना आखिरी जलसा करके जाता है।
अली अमीन का जो आखिरी जलसा था उसके अंदर तो लोग बात ही नहीं सुन रहे थे, तकरीर ही नहीं सुन रहे थे। पंजाब से लोग गए थे फिर भी जलसा का कामयाब ये उस तरह जलसा नहीं हुआ था जो पेशावर में अली अमीन आखिरी जलसा करके गया। तो ये मोमेंटम बिल्कुल तोड़ कर चला गया था। सुहेल अफरीदी अब उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है, करते करते काफ़ी बेहतरी आ गई है। लेकिन मैं आपको साफ बात बताऊं तो पिछले साल जितना मोमेंटम नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना लिया था। लेकिन बड़े सख्त बयान आता जब शुरू हो गए। सुहेल अफरीदी ने कहा कि डी चौक से आज़ादी लेकर आएंगे या कफन पहनकर वापस आएंगे। ये बात अली अमीन गंडापुर ने भी की थी, लेकिन गंडापुर साहब अपनी बात पे पूरा नहीं उतरे। वो कह रहे थे मैं कफन लेकर जाऊंगा, कफन पहनकर वापस आऊंगा, मर के वापस आऊंगा, गोली खाऊंगा। लेकिन जैसे ही गोली चली अली अमीन गंडापुर डी चौक से फरार हो गए, बल्कि बहुत पहले ही एक चौक था वहां से फरार हो गए। फिर उससे पहले जब मुकाबला करने का टाइम था वो पहाड़ियां चढ़ गए। तो गंडापुर साहब ने सारा मोमेंटम ही तोड़ के रख दिया, एतबार ही लोगों का खत्म कर दिया। अब सुहेल अफरीदी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है, पहले मौका ज़ाया कर दिया गया। देखिए 2024 में और 2025 में फ़र्क क्या है ये आप समझिए। गंडापुर को ऐसी कौन कौन सी चीज़ों की सहूलत मैसर थी जो सुहेल अफरीदी को आज मैसर नहीं है। सुहेल अफरीदी को ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम क्यों करना पड़ेगा, उसकी वजह बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहली वजह यह है कि 2024 में मौजूदा मिलिट्री रजीम या आसिम मुनीर साहब या शहबाज शरीफ साहब, इनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई यारी नहीं थी। 2024 में ये उतने तगड़े नहीं थे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में जितने तगड़े ये 2025 में हो चुके हैं, नंबर एक। नंबर दो, भारत से लड़ाई नहीं हुई थी। भारत से लड़ाई होती है मई 2025 में और उसके बाद उनके तैयारे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये लगना शुरू हो जाता है कि अब हमें किसी किस्म की बातचीत की या बैकफुट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने कारनामा कर लिया, इसी के भरोसे हम बहुत टाइम गुजार लेंगे। आसिम मुनीर साहब के पास ये ताकत कभी नहीं थी जो आज है। आज वो फील्ड मार्शल भी है, ताहयात इस्तिस्ना भी है और ताहयात मुराआत भी हैं, उनको हटाने का तरीक़ाकार भी कोई नहीं है। तो आसिम मुनीर साहब 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अपने तौर पे अपने आप को नाकाबिल तस्खीर बना चुके हैं। उनके दिमाग में तो यही चल रहा है ना, वो तो मेरा रब जानता है कि हकीकत क्या है और किसी के साथ होना क्या है। वो तो एक एक पत्ते के बारे में इल्म रखता है, तो होगा क्या वो तो हमारा रब जानता है। लेकिन वो इस कदर इख्तियारात के मालिक नहीं थे पिछले साल जब गंडापुर था। आज उनके पास बहुत इख्तियारात हैं। फिर चौथा ये है कि तहरीक का मोमेंटम बड़ा बना बनाया मिला था गंडापुर को, बड़ा तगड़ा। जब पहला जलसा हुआ ना तो 10 किलोमीटर तक आवाम ही आवाम थी, यानी जलसागाह तक पहुंचना एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। वो मोमेंटम दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। अली अमीन को बना बनाया मिला था, सुहेल अफरीदी को बनाना पड़ेगा। फिर पांचवी एक चीज़ यह है कि नून लीग के पास तब सादा अक्सरियत नहीं थी। नून लीग की हुकूमत चलाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। उन्हें पता था कि इत्तेहादियों के बगैर उनकी हुकूमत धड़म से गिर जाएगी। मखसूस नशिस्तें भी उनके पास नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही ये होता है तो मखसूस नशिस्तें उनके पास चली जाती हैं और सादा अक्सरियत भी उनके पास चली जाती है। तो नून लीग हो गई तगड़ी, ये पहले नहीं थी। तो ये जब सारी चीज़ें आप प्लस माइनस करते हैं तो अली अमीन गंडापुर के पास मौका आसान था, ज़्यादा था, बड़ा था। सुहेल अफरीदी के पास उतना मौका नहीं है, कमज़ोरियाँ ज़्यादा हैं और यहाँ पे उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, भाई इतनी सी बात है। फिर इमरान खान साहब ने भी अब वही बात की है जो सुहेल अफरीदी ने की। इमरान खान साहब ने तो साफ कह दिया या आज़ादी या मौत। इतनी क्लैरिटी पाकिस्तानियों में लानी पड़ेगी। पाकिस्तानियों को आज़ादी या मौत वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा, इमरान खान साहब ये कहते हैं। तो क्या पाकिस्तानी या ये कौम इस लेवल तक जाएगी आने वाले दिनों में, ये सवाल हम सबके दिमाग में है। लेकिन जिस दिन पाकिस्तानियों ने यह फैसला किया कि हमने मिलकर निकलना है, याद रखिएगा उस दिन कोई नहीं रोक सकेगा। उस दिन एक बंदा भी नहीं मारा जाएगा। देखें, अगर पाकिस्तानी निकले ना, फर्ज करें 1 लाख 2 लाख 4 लाख बंदे मर सकते हैं, कत्ल हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी निकला है ना 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 50 लाख ही पूरे पाकिस्तान में, तो याद रखिएगा एक बंदा भी नहीं मरेगा। एस्टेब्लिशमेंट कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेगी।
कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें। अच्छा, सुहेल अफरीदी ने कुछ मईशत के ऊपर बात की है कि मईशत की तबाही कर दी है, ये हो गया वो हो गया, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बताया जी कि मरियम नवाज की नाअहली के ऊपर उन्होंने बयान दिया कि ये मुझे बताएगी कि क्या करना है, इसको का और के लिखने की तमीज़ नहीं है। और करप्शन इन्होंने दबा के की हुई है, 5300 अरब की करप्शन तो अभी सामने आ गई है। तो ये सारी चीज़ें सुहेल अफरीदी साहब ने बताई। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस बात का इदराक होना चाहिए और ख्याल होना चाहिए। लेकिन पहले ज़रा जलसे में जुनैद अकबर साहब ने कहा कि ये अवाम की अक्सरियत है, ये कोई 2% के मौलवी नहीं है। मौलवियों को इन्होंने भी जवाब दिया ना, जो आपके कहने से आपकी तारीफें करेंगे। ये 26 करोड़ अवाम है जो इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। इमरान खान जिसे जिंदाबाद कहेगा ये जिंदाबाद कहेंगे। इमरान खान जिस पर लानत भेजेगा 24 करोड़ अवाम उस पर लानत भेजेंगे। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने कहा, साथ मौलवियों को रगड़ा भी लगा दिया। अब नाज़रीन, जो एक सुहेल अफरीदी ने जरगा करवाया था ना, उसमें जो आए थे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नौजवान, वो वापसी पे गायब हो गए थे। उन 6 नौजवानों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। पेशावर यूनिवर्सिटी में नौजवान खामोश एहतजाज कर रहे थे अपने मुंह पर पट्टियां बांध के। सुहेल अफरीदी साहब को इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब पे भरोसा करके पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ये नौजवान आए थे, जिन्हें वहां से वापस जाते हुए अगवा कर लिया गया। अब इन नौजवानों की बाजियाबी के लिए बाकायदा उन्हें स्टेटमेंट भी जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने क्या इकदाम किए और ये नौजवान कब तक वापस आ जाएंगे, या मुतालबा रखें। बार बार एजेंसियां ये हुआ करती हैं, नॉर्मली तो यही होता है। नाज़रीन, मौलवियों को अब सफाइयां देनी पड़ रही हैं। जिन मौलवियों ने जूते पॉलिश किए ना, वो सारे मौलवी अब सफाइयां दे रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब को सबसे ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि अवाम ने बड़ा जलील किया है। अवाम ने इनकी ठीक ठाक मंजी ठोक दी है। अवाम ने इनको आईना दिखा दिया मौलवियों को कि ये तुम्हारी औकात है, ये है तुम्हारी औकात। मौलवियों को अवाम ने आईना दिखा दिया। अब जनाब ताहिर अशरफी साहब अपने बैत वाले बयान पे कि वो आर्मी चीफ के हाथ की बैत करना चाहते हैं, सफाई देने के लिए मैदान में आ गए। ताहिर अशरफी साहब का कहना है कि जनाब हम तो बैत करेंगे सिपा सलार हाफिज आसिम मुनीर साहब के हाथ पर, और तुम्हें एतराज़ है तो तुम जाकर बैत कर लो मोदी के हाथ पर। भाई ये तो बड़ा कमाल काम कर दिया आपने ताहिर अशरफी साहब। यानी या तो बंदा बैत करेगा हाफिज आसिम मुनीर के हाथ पर, वरना उसे मोदी के हाथ पर बैत करनी पड़ेगी। भाई अगर कोई बंदा इन दोनों के हाथ पर बैत ना करना चाहे, कोई बंदा ये समझे कि नरेंद्र मोदी तो इस काबिल ही नहीं है कि उसके हाथ पर बैत की जाए, और दूसरा मैं एक तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम के हाथ पे बैत क्यों करूं। देखें, इनको समझें जरा। ताहिर अशरफी साहब आप जज्बाती हो गए, आपको बात समझ नहीं आ रही। सरकारी मुलाजिम के हाथ पर बैत नहीं करते, उसके हाथ पर तनख्वाह रखते हैं महीने के आखिर में या महीने के शुरू में। सरकारी मुलाजिम के हाथ पे बैत नहीं करते, उसके हाथ पे तनख्वाह रखते हैं कि जनाब ये आपकी तनख्वाह, जाके अपनी ड्यूटी करो। क्योंकि सरकारी मुलाजिम तब्दील हो जाता है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा तीसरा आ जाएगा। आप किस किस के हाथ पर बैत करेंगे? ये बैत करने का मामला जो है ये रिलीजियस मामला है। ये बैत करने का मामला जो है ये आपके ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कुर्सी के ऊपर एक ऑफिसर बैठा है, उसकी बैत कर लें, दूसरा आया उसकी बैत कर लें, तीसरा आया उसकी बैत कर लें। ये ऐसा नहीं होता। ताहिर अशरफी साहब सरकारी मुलाजिम के हाथ पर तनख्वाह रखते हैं, उसके हाथ पर बैत नहीं करते। और आसिम मुनीर साहब के हाथ पर बैत करने पे अगर लोग तनकीद कर रहे हैं आप पे कि आपने ये गलत कहा, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि फिर वो जो तनकीद कर रहा है वो जाके नरेंद्र मोदी के हाथ पे बैत कर ले। ऐसा नहीं हो सकता, ये बात गलत है। आप गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप भी वही मशीन बन गए जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाली मशीनें पाकिस्तान में बहुत सारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने लगाई हुई है। आप भी अब उनमें से एक मशीन बन गए हैं। यानी ये अजीबोगरीब चीज है, मुझे तो समझ नहीं आती। तो ताहिर अशरफी साहब ने जबरदस्ती का ऑप्शन दे दिया। इस पे ना एक आलम दीन है, उनका एक स्टेटमेंट है बड़ा मजेदार, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। और स्टेटमेंट उनका ये है, यजीद के दरबार में भी सरकारी मुल्लाओं ने बैत की थी, लेकिन हक खैमे में था। आज भी हक दरबार में नहीं, जिंदान में है। और यह बात की है मौलाना नसीम अली शाह साहब ने।
मौलाना नसीम अली शाह साहब को सलाम। उन्होंने इतने सारे मौलवियों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि यजीद के दरबार में भी सरकारी मुल्लाओं ने बैत की थी, लेकिन हक उस वक्त खैमे में था। आज भी हक दरबार में नहीं, जिंदान में। बात तो ठीक है। फिर ताहिर रशवी कह रहे हैं कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब